आज हम बात करेंगे आधार की, भारत की डिजिटल क्रांति, एक ऐसा सिस्टम जो करोड़ों अरबों लोगों की जिंदगी को बदल रहा है। 145 करोड़, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इतने लोग आधार के दायरे में आते हैं, मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। और जरा सोचिए, हर रोज करीब 8 करोड़ ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होते हैं इससे। तो इतना बड़ा जो ये सिस्टम है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या ये तरक्की का एक जरिया है या फिर कंट्रोल करने का एक तरीका? चलिए इसी सवाल के दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस वादे की, उस विजन की जिसके साथ आधार को लाया गया था। एक डिजिटल इंडिया का सपना जो हर तरफ से बदलाव लाने वाला था। इसके पीछे का आइडिया बहुत सिंपल है लेकिन पावरफुल भी। मतलब एक इंसान की एक ही पहचान जो यूनिक हो, जिसे वेरीफाई किया जा सके और जो किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती। मकसद ये था कि सरकारी सर्विसेज को पूरी तरह से बदल दिया जाए। जैसे जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनमें जो लीकेज होता है उसे बंद करना, फायदों को सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में पहुंचाना और सबसे जरूरी उन लोगों को एक पहचान देना जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इसका असर भी देखा। यहाँ देखिए, 2011 में सिर्फ 35% भारतीयों के पास बैंक खाते थे और 2021 आते आते ये नंबर बढ़कर 78% हो गया। जाहिर है इस फाइनेंशियल रेवोल्यूशन में आधार ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन इस सुनहरी तस्वीर का एक दूसरा स्याह पहलू भी है, क्योंकि इस सिस्टम में कई सिक्योरिटी से जुड़ी दिक्कतें और डिजाइन की खामियां भी सामने आई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब ये है कि सिस्टम की सिक्योरिटी हर जगह एक जैसी नहीं है। ये उस चेन की तरह है जिसकी कुछ कड़ियां कमजोर हैं, और जब कड़ियां कमजोर होती हैं तो लोगों की पर्सनल जानकारी और उनका पैसा सब कुछ खतरे में पड़ जाता है। और ये वाकई में एक डरावनी तस्वीर है। जरा सोचिए, किसी का फिंगरप्रिंट जो कभी बदलता नहीं, वो एक ऐसे पासवर्ड की तरह बन जाए जो हमेशा के लिए कॉम्प्रोमाइज हो चुका हो। इसी से जुड़ा एक किस्सा है। 2018 में आधार अथॉरिटी के जो पूर्व प्रमुख थे, उन्होंने अपना आधार नंबर ट्विटर पर डाल दिया और सबको चैलेंज किया कि कोई इसका गलत इस्तेमाल करके दिखाए। फिर क्या था, एथिकल हैकर्स और रिसर्चर्स ने ये चैलेंज स्वीकार कर लिया और कुछ ही देर में उस नंबर से जुड़ी उनकी ढेरों पर्सनल जानकारी जैसे फोन नंबर, पता और भी बहुत कुछ सबके सामने ला दिया। सिस्टम कितना वल्नरेबल है ये साबित करने के लिए हैकर्स ने बिना उनकी सहमति के उनके बैंक अकाउंट में 1 रुपए भी जमा करवा दिया। अब देखिए, ये किस्सा सिर्फ एक इंसान का नहीं था, ये असल में उन खतरों की तरफ इशारा कर रहा था जिनका सामना आम लोगों को करना पड़ सकता है। टेक्निकल खामियों के अलावा भी जब आधार को जमीन पर लागू किया गया तो उसके असर बहुत गहरे और कई बार एक दूसरे से बिल्कुल उलट देखने को मिले। बहुत से लोगों के लिए आधार जरूरी सरकारी मदद पाने के रास्ते में एक गेटकीपर जैसा बन गया। देखिए, मकसद था फ्रॉड खत्म करना, लेकिन हुआ ये कि बायोमेट्रिक्स फेल होने की वजह से कई जरूरतमंद लोग ही सिस्टम से बाहर हो गए। और तो और क्वांटिटी फ्रॉड जैसी चीजें, मतलब जब किसी को उसके हक से कम राशन मिलता है, उसे भी ये सिस्टम नहीं रोक पाया। यहाँ तक कि सरकार ने जो दावा किया कि सिस्टम से पैसे बचे हैं, उस पर भी इंडिपेंडेंट एनालिसिस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। तो इस तरह की घटनाएं दिखाती हैं कि सिस्टम को लागू करने में किस तरह की चुनौतियां आई और प्राइवेसी को लेकर बार बार सवाल उठे। अच्छा, इन सब चुनौतियों को देखते हुए आधार का जो पूरा इकोसिस्टम है वो रुका हुआ नहीं है। उसमें टेक्निकली और कानूनी तौर पर लगातार बदलाव और अपडेट होते रहे हैं। ये टाइमलाइन यही दिखाती है कि आधार का सफर कैसा रहा है। एक तरफ 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, दूसरी तरफ पैन कार्ड लिंक करने की डेडलाइन। ये सब दिखाता है कि सिस्टम का दायरा बढ़ाने और उसकी खामियों को दूर करने के बीच एक लगातार खींचतान चलती रही है। तो आखिर में आधार की कहानी सिर्फ भारत की नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। और ये हमारे सामने एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। जैसे जैसे डिजिटल पहचान हमारी जिंदगी का सेंटर बनती जा रही है, तो देश की एफिशिएंसी और एक इंसान की आजादी के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए, ये वो सवाल है जिसका जवाब ही तय करेगा कि भविष्य में गवर्नेंस कैसी होगी। Today we're diving into something huge. I mean, one of the most ambitious national projects ever attempted. We're talking about Aadhaar. And let me tell you, this is so much more than just an ID card. It's a full-on digital identity revolution that has completely transformed a nation. So, let's get into it. All right, let's just start with a number to put this all into perspective. 1.4 billion. That's how many people are covered by Aadhaar. It is, without a doubt, the largest biometric identification system on the entire planet. And honestly, it's not even close. So what is Aadhaar really? Well, on the surface, it's a 12-digit unique number. Simple enough, right? But here's the game changer. That number is permanently linked to you, your biometrics. We're talking fingerprints, iris scans. It's what makes it a nearly fraud-proof, verifiable identity for every single person. Okay, so here's how we're going to break this down today. First, we'll look at how this whole thing started, its origin story.
Then we'll dive into the tech and security that makes it all work. After that, we'll cover the practical stuff, like how you get one and keep it updated. And finally, we'll get into the big debate and what's next for Aadhaar. All right, let's kick things off with the origin story. I mean, how does an idea this massive even get off the ground? It's not like it just appeared out of nowhere. Turns out it was a slow burn, a result of different national needs all kind of converging on a single ambitious solution. You can actually trace the whole story right here. It really started cooking after the Cargo War back in '99, driven by national security concerns. But then the mission evolved. By 2006, the focus was on welfare. How do we stop fraud and make sure aid gets to the people who actually need it? A couple of years later, in 2008, the financial world got interested, seeing it as a way to include millions of people in the formal banking system. All these different streams finally merged in 2009 when they set up the UIDA, the agency in charge of it all. And then, in 2016, the Aadhaar Act made it all legally official. Okay, think about this. Managing the personal data of over 1 billion people. That's insane. It requires a security setup that's just on another level. So let's pop the hood and see what makes this thing tick. Because security wasn't an afterthought here. It was literally baked in from the very beginning. The whole show is run by one central agency, the Unique Identification Authority of India, or UIDAI for short. They're the ones in charge of the whole shebang, from signing people up and verifying identities to, the most critical job of all, keeping that giant database safe and secure. So what makes an Aadhaar ID so unique? It's all about the biometrics. This isn't just your name and address. No, when you enroll, they capture everything. Scans of both your irises, all 10 of your fingerprints, and a photo of your face. It's this combination that's designed to make it basically impossible for one person to have 2 different Aadhaar numbers. So, with all that sensitive data, how do you protect it? Well, the first layer of the onion is encryption, specifically 128-bit encryption. Just think of it like a digital vault door, and the number of possible keys to open it is, well, it's astronomical. This is the standard they use to lock down your data from the second it's collected all the way to where it's stored. And it doesn't stop there. The UIDAI requires something called an Aadhaar Data Vault. You can seriously think of it as a digital Fort Knox. Any company or agency that needs to store Aadhaar numbers can't just throw them into a normal database. Nope. They have to put them in this super secure, encrypted vault that's totally walled off from everything else. It's all about minimizing risk. And this is where it gets really clever. So you've got the data locked in a vault, right? But what protects the key to that vault? That's where these things called hardware security modules, or HSMs, come in. These are basically specialized, tamper-proof little boxes built for one job and one job only, to protect the encryption keys. It's like having a separate, unbreakable safe just for the key to the main safe. Okay, so we've talked about what Aadhaar is and why it exists. Now let's get down to the practical side of things. How do you actually get one? And what happens when you need to update your info? So who can get one? Well, it's actually broader than you might think. It's not limited to just citizens. Basically, if you're a resident of India, you're eligible. And this also extends to non-resident Indians and overseas citizens of India. But there's a catch. You have to have physically been in India for at least 182 days out of the last year. Now let's talk about the cost, because this was just updated. The good news is getting your first Aadhaar is totally free. But if you need to make changes, there are some small fees. For demographic stuff, like your name, address, or birthday, it's going to be 75 rupees. If you need to update your biometrics, like your fingerprints, that's 125 rupees. But, and this is important, it's free for kids when they hit age 5 and 15, because they have to update their biometrics then anyway. So, what if you need to make an update? The process is a little different depending on what you're changing. If it's just your address, you can usually do that online through the My Aadhaar portal. Easy enough? But for the bigger stuff, your name, gender, date of birth, you've got to visit an official service center called an Aadhaar Seva Kendra in person. You bring your documents, they process it, and then they give you a request number so you can track the whole thing online. A project this big was bound to stir things up. And
Boy, did it. The debate around Aadhaar has been, and still is, pretty intense. It really gets into some heavy questions about privacy, consent, and the power balance between people and the government. So let's get into the controversy. A huge moment in this whole debate was a major Supreme Court ruling back in 2018. The court looked at Section 57 of the Aadhaar Act. That was the bit that let private companies, like your mobile provider or your bank, demand your Aadhaar number. And the court said, nope, that's unconstitutional. Just like that, they put some serious limits on how private businesses could use the system. And that ruling really gets to the core of the whole argument. Is Aadhaar voluntary or is it mandatory? Because while technically enrollment is supposed to be a choice, it's become pretty much essential for, well, almost everything, from getting government benefits to filing your taxes. And that tension, that push and pull between choice and necessity, is still the biggest point of debate. So, with all that debate swirling around, where does Aadhaar go from here? Well, the vision for its future is just as big and ambitious as its beginning. There's actually a roadmap looking all the way out to 2032. Yeah, you can really see the journey here. It started back in 2009, got its legal footing in 2016, and then had that major court ruling in 2018. It's always been changing. And now, all eyes are on the future with this big plan called Aadhaar Vision 2032. The goal is basically to make sure the whole system is ready for whatever comes next. So what does future-proofing even mean in this context? We're talking about bringing in some seriously advanced technology. Things like using AI to spot fraud before it happens, not after. Looking into blockchain to make transactions more secure and transparent. And, this is a big one, getting ready for the age of quantum computing, which could potentially shatter the encryption we use today. The whole idea is to stay way ahead of the curve when it comes to security threats. And all of this brings us to one last big question. When you look at the sheer scale of Aadhaar, the tech behind it, and how it's constantly evolving, well, the world is watching. A lot of countries are looking at this and taking notes. So you have to wonder, is this it? Is India's experiment with digital identity the blueprint for how everyone else is going to do it in the future? नमस्कार। इमेजिन एक ऐसा नंबर जो सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि 1.4 बिलियन लोगों की डिजिटल आइडेंटिटी का डीएनए बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि आपकी जेब में रखा वो 12 डिजिट का आधार कार्ड दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम है, जो न सिर्फ आपकी पहचान है बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था का डिजिटल बैकबोन है। लेकिन क्या आपको पता है कि 2025 में इस फाउंडेशन में ऐसे मैसिव चेंजेस आए हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपके बैंक अकाउंट्स और आपकी लीगल स्टेटस को हिला सकते हैं। आज हम डिकोड करेंगे आधार की वो सच्चाई जो हर भारतीय के लिए जानना कंपलसरी है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज का हमारा विषय है आधार। आधार, जिसका हिंदी में अर्थ होता है नींव या फाउंडेशन। ये सिर्फ एक प्लास्टिक का कार्ड नहीं है, बल्कि ये एक सोफिस्टिकेटेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI द्वारा मैनेज किया जाता है। 2009 में शुरू हुआ ये सफर आज 2025 में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां इसके बिना मॉडर्न फाइनेंशियल लाइफ की कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन इसकी रेलेवेंस आज क्यों सबसे ज्यादा है? क्योंकि 2025 में UIDAI ने कई नए रूल्स, स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस और पेनल्टीज इंट्रोड्यूस की हैं। आज हम बात करेंगे आधार के हर उस एस्पेक्ट पर जो आपको अफेक्ट करता है, इसका इतिहास, इसकी बनावट, नए अपडेट्स, फॉर्म्स, फीस और वो कॉम्प्लेक्स लीगल फ्रेमवर्क जो डिसाइड करता है कि आधार कहाँ मैंडेटरी है और कहाँ वॉलंटरी। ये डीप एनालिसिस आपको एम्पावर करेगा ताकि आप किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। आधार का सफर शुरू हुआ जनवरी 2009 में जब प्लानिंग कमीशन ने UIDAI की स्थापना की। इसका विजनरी गोल था भारत के हर रेजिडेंट को एक यूनिक आइडेंटिटी देना। इन्फोसिस के को-फाउंडर मिस्टर नंदन नीलेकनी को इसका पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल बनाया। भारत का पहला आधार नंबर 29 सितंबर 2010 को महाराष्ट्र के नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के टेम्भली गांव की एक महिला रंजना सोनावाने को जारी किया गया था। सोचिए, वो एक हिस्टोरिक पल था जब भारत ने डिजिटल आइडेंटिटी की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
लेकिन ये सफर आसान नहीं था। शुरुआत में आधार बिना किसी स्ट्रॉन्ग लॉ के ऑपरेट कर रहा था। इस लीगल वैक्यूम को भरने के लिए 2016 में पार्लियामेंट ने द आधार एक्ट 2016 पास किया। इसे एक मनी बिल के रूप में पास किया गया, जिसने इसे स्टैट्यूटरी बैकिंग दी। फिर आया 2018 का वो लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जिसने आधार की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड किया, लेकिन प्राइवेट कंपनीज द्वारा इसके मैंडेटरी यूज पर रोक लगा दी। आज 2025 के अंत तक 142 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर्स जनरेट हो चुके हैं, जो भारत की अडल्ट पॉपुलेशन का करीब 99.9% कवर करते हैं। अब बात करते हैं उस 12 डिजिट के नंबर की जो आपके कार्ड पर छपा है। बहुत लोगों को लगता है कि इन नंबर्स में उनकी जन्म तारीख या शहर का कोड छिपा होता है। ये बिल्कुल गलत है। आधार एक रैंडम नंबर है। इसके पहले 11 डिजिट्स कंप्यूटर द्वारा रैंडमली जनरेट किए जाते हैं ताकि किसी की प्रोफाइलिंग ना हो सके। लेकिन जो 12वां डिजिट है वो सबसे खास है। इसे चेकसम डिजिट कहते हैं। ये डिजिट वर्हॉफ एल्गोरिथम नाम के एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है। ये एल्गोरिथम स्पेसिफिकली इसलिए चुना गया क्योंकि ये टाइपिंग एरर्स को पकड़ सकता है। जैसे अगर आपने गलती से 84 की जगह 48 टाइप कर दिया तो सिस्टम तुरंत बता देगा कि आधार नंबर इनवैलिड है। ये रैंडमनेस और मैथमेटिकल रिगर ही आधार को फ्रॉड प्रूफ बनाती है। आधार किसके लिए है ये समझना बहुत जरूरी है। आधार प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, बल्कि ये प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है। इसका रूल सिंपल है। कोई भी व्यक्ति जो एप्लीकेशन की डेट से पहले पिछले 12 महीनों में 182 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहा हो, वो आधार के लिए एलिजिबल है। इसमें एक बड़ा अपडेट है नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी NRIs के लिए। पहले उन्हें 182 दिन का वेट करना पड़ता था, लेकिन अब अगर किसी NRI के पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट है तो वो भारत आते ही तुरंत आधार के लिए अप्लाई कर सकता है। एनरोलमेंट के लिए अब नए फॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि कंफ्यूजन न हो। फॉर्म 1 रेजिडेंट अडल्ट्स के लिए यानी 18 साल से ऊपर के लिए, फॉर्म 2 NRIs के लिए, फॉर्म 3 और 4 बच्चों के लिए 5 से 18 साल के लिए, फॉर्म 5 और 6 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, फॉर्म 7 और 8 रेजिडेंट फॉरेन नेशनल्स के लिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कैटेगरी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एनरोलमेंट प्रोसेस में आपके 3 तरह के बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं। आपकी आंखों का आइरिस स्कैन, 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स और चेहरे की फोटोग्राफ। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए बायोमेट्रिक्स नहीं लिए जाते। उनका बाल आधार उनके माता पिता के आधार से लिंक होता है। सबसे बड़ा सवाल, आधार कहाँ मैंडेटरी है और कहाँ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले ने इस पर क्लियर लकीर खींच दी है। मैंडेटरी यानी अनिवार्य। वेलफेयर स्कीम्स, कोई भी सब्सिडी या बेनिफिट जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, जैसे राशन, LPG सब्सिडी, MGNREGA वेजेस या स्कॉलरशिप्स, उसके लिए आधार देना मैंडेटरी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए और पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार मैंडेटरी है। पैन आधार लिंकिंग सेक्शन 139AA के तहत पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक। बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप इसे eKYC के लिए वॉलंटरीली दे सकते हैं। सिम कार्ड नया लेने के लिए आधार देना कंपलसरी नहीं है। टेलीकॉम कंपनीज आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। स्कूल एडमिशन, UIDAI ने स्पष्ट किया है कि आधार न होने पर किसी भी बच्चे को स्कूल एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। लेकिन ध्यान रहे, प्रैक्टिकल दुनिया में eKYC की सुविधा और स्पीड के कारण लोग अक्सर वॉलंटरी ऑप्शंस में भी आधार ही यूज करते हैं। दोस्तों, 2025 आधार के लिए एक रेवोल्यूशनरी साल रहा है। कई नए रूल्स और कंप्लायंसेस आई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट अपडेट ड्राइव, अगर आपका आधार 10 साल पहले बना था और आपने कभी अपडेट नहीं करवाया तो UIDAI आपसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस दोबारा अपलोड करने को कह रहा है। इसके लिए खुशखबरी है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट की सुविधा माय आधार पोर्टल पर 14 जून 2026 तक फ्री कर दी गई है। इसका फायदा उठाएं। स्ट्रिक्ट पैन आधार लिंकिंग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने पैन और आधार लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 सेट की है। अगर इस तारीख तक लिंक नहीं किया तो आपका पैन इनऑपरेट हो जाएगा, जिससे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे और पेनल्टीज लग सकती हैं। L1 बायोमेट्रिक डिवाइसेस, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए UIDAI ने पुराने L0 स्कैनर्स को हटाकर नए L1 बायोमेट्रिक डिवाइसेस मैंडेटरी कर दिए हैं। ये डिवाइसेस डेटा को चिप लेवल पर एनक्रिप्ट करते हैं, जिससे हैकिंग का खतरा न के बराबर हो जाता है। डीएक्टिवेशन ऑफ डिसीज्ड पर्सन्स, पहले मरने के बाद आधार एक्टिव रहता था, जिससे फ्रॉड होता था। अब सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS को UIDAI से लिंक कर दिया गया है। जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, उस व्यक्ति का आधार ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। 2025 में ही करोड़ों आधार इस प्रोसेस के थ्रू डीएक्टिवेट किए गए हैं। फॉरेनर्स और वीजा वैलिडिटी, रेजिडेंट फॉरेन नेशनल्स के लिए अब आधार की वैलिडिटी उनके वीजा या पासपोर्ट की वैलिडिटी के साथ कोटर्मिनस होगी। वीजा एक्सपायर होते ही आधार भी एक्सपायर हो जाएगा। ये इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए एक बड़ा कदम है। अब बात करते हैं जेब की, यानी फीस और चार्जेस की। अक्टूबर 1, 2025 से नया फीस स्ट्रक्चर लागू हुआ है। न्यू एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है। मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट MBU, बच्चों के लिए जब वो 5 साल और 15 साल के होते हैं, ये अपडेट करवाना कंपलसरी है और ये बिल्कुल फ्री है।
डेमोग्राफिक अपडेट, अगर आप नाम, पता या जन्म तारीख बदलना चाहते हैं तो इसकी फीस अब बढ़ाकर 50 रुपीज ऑनलाइन और 75 रुपीज सेंटर पर कर दी गई है। बायोमेट्रिक अपडेट वॉलंटरी, अगर आप अपनी मर्जी से फोटो या फिंगरप्रिंट्स अपडेट करवाना चाहते हैं तो इसकी फीस 125 रुपए कर दी गई है। आधार पीवीसी कार्ड, अगर आपको क्रेडिट कार्ड जैसा ड्यूरेबल आधार चाहिए तो आप 50 रुपए देकर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। याद रखें, अगर आपने बच्चों का मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट टाइम पर नहीं करवाया तो उनका आधार सस्पेंड हो सकता है, इसलिए 5 और 15 साल की उम्र के बाद ये अपडेट जरूर करवाएं। आधार ने भारत को बदल दिया है। इसके सबसे बड़े फायदे हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी। सरकार का दावा है कि आधार के जरिए सब्सिडी सीधे बैंक अकाउंट्स में भेजकर करीब 3.48 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है, क्योंकि घोस्ट बेनिफिशियरीज यानी फर्जी लोगों को सिस्टम से हटा दिया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड, आज एक माइग्रेंट वर्कर बिहार का राशन कार्ड लेकर मुंबई में भी अपना अनाज ले सकता है। ये पोर्टेबिलिटी आधार की वजह से संभव हुई। फाइनेंशियल इंक्लूजन, जन धन अकाउंट्स और आधार ई-केवाईसी ने करोड़ों गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, चैलेंजेस भी कम नहीं है। बायोमेट्रिक फेलियर, मजदूरों और बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट्स अक्सर घिस जाते हैं, जिससे ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है और उन्हें राशन मिलने में दिक्कत होती है। हालांकि अब फेस ऑथेंटिकेशन इस समस्या का समाधान बन रहा है। प्राइवेसी कंसर्न्स, डेटा लीक्स और प्रोफाइलिंग का डर हमेशा बना रहता है, इसीलिए UIDAI ने वर्चुअल आईडी यानी VID और आधार लॉक जैसे फीचर्स दिए हैं ताकि आप अपना डेटा सिक्योर रख सके। मित्रों, हमने रूल्स, रेगुलेशंस और नंबर्स की बहुत बात कर ली, लेकिन आधार का असली महत्व क्या है? ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एम्पावरमेंट का एक टूल है। सोचिए उस गरीब के बारे में जिसके पास पहले कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था, जिसे बैंक में घुसने नहीं दिया जाता था। आधार ने उसे एक पहचान दी है। मेरी पहचान मेरा आधार, ये स्लोगन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये हकीकत है करोड़ों भारतीयों की। लेकिन शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको ये समझना होगा कि आपका डेटा आपकी सबसे बड़ी एसेट है। UIDAI ने आपको पावर दी है। आप अपना आधार बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं, आप मास्क्ड आधार यूज कर सकते हैं, आप ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। क्या आप इन फीचर्स का यूज करते हैं? सरकार ने 2025 में जो स्ट्रिक्टनेस दिखाई है, चाहे वो पैन लिंकिंग हो या डॉक्यूमेंट्स अपडेट, उसका मकसद एक क्लीन और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना है। ये डिजिटल डिसिप्लिन का दौर है। अगर हम कंप्लायंस फॉलो करेंगे तो सिस्टम हमारे लिए काम करेगा। अगर हम लापरवाह रहेंगे तो पेनल्टीज और सर्विस डिस्ट्रप्शन का सामना करना पड़ेगा। आधार आज भारत के इंडिया स्टैक का फाउंडेशन है। UPI पेमेंट से लेकर डिजी लॉकर तक सब कुछ इस 12 डिजिट के नंबर पर टिका है। ये टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस का एक ऐसा फ्यूजन है जो पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी बन चुका है। हमें इस सिस्टम की कमियों को क्रिटिसाइज करने का हक है, लेकिन इसकी यूटिलिटी को इग्नोर करने की गलती हम नहीं कर सकते। अंत में आइए एक बार फिर से समराइज करते हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स जो आज हमने सीखे। आइडेंटिटी, आधार 12 डिजिट का रैंडम नंबर है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है, सिटीजनशिप नहीं। अर्जेंसी, अगर आपका आधार 10 साल पुराना है तो 14 जून 2026 से पहले फ्री में डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपडेट कर लें। डेडलाइन, पैन को आधार से 31 दिसंबर 2025 तक लिंक करना अनिवार्य है। चाइल्ड सेफ्टी, अपने बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट 5 और 15 साल की उम्र में जरूर करवाएं, ये फ्री भी है और जरूरी भी। विजिलेंस, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल हमेशा आधार से लिंक रखें ताकि आपको हर यूसेज का अलर्ट मिलता रहे। दोस्तों, टेक्नोलॉजी बदल रही है। विजन 2032 के तहत UIDAI अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन का यूज करने की तैयारी कर रहा है ताकि सिक्योरिटी को और मजबूत किया जा सके। आने वाला वक्त और भी स्मार्ट और कनेक्टेड होगा। जाते जाते एक ही बात कहूंगी, सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखें, रूल्स का पालन करें और इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बने। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सिक्योर। जय हिंद।